हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक है। एक्चुअली गेट के एग्ज़ाम के पहले मैं ये कुछ टॉपिक्स क्लियर करवा देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, प्लस यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पॉसिबल है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैंने कराया हुआ है जो कि पॉसिबिलिटी है गेट नेट के एग्ज़ाम में आने की। तो पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच ओवर करेंगे जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, तो किसी भी अमाइनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, क्या सारे के सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी पहली स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन के अलावा हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे ये जानने से पहले समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी अमाइनो एसिड्स, हमारे केस के लिए अभी हम अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं, तो कोई भी अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो कर सकता है, तो ये बात समझना ज़रूरी है। कोई भी अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो करेगा जब वो कायरल होगा। अब कायरल का मतलब क्या होता है, ये बहुत शुरुआत से ही समझाया जाता है। कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। एक कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसीज होती हैं? 4। एक ऊपर, राइट, लेफ्ट और नीचे की तरफ हम लोग बनाते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये चारों वैलेंसीज अलग अलग हो जाएं, या जो एलिमेंट्स या जो एटम्स अटैच्ड हैं इन चारों वैलेंसीज के ऊपर वो अलग अलग हों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने एक कार्बन यहाँ पे बना रखा है और ये कार्बन जो है इसके साथ, ये कार्बन जो है ये इसके साथ यहाँ पे A अटैच्ड है, B अटैच्ड है, C अटैच्ड है और D अटैच्ड है। ये ABCD बेसिकली सिग्निफाई कर रहे हैं अलग अलग एटम्स या अलग अलग एलिमेंट्स को। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है जहाँ पे एक कार्बन की चारों वैलेंसीज के ऊपर अलग अलग एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं कायरैलिटी। ठीक है, और इस कार्बन, जिस कार्बन पे ऐसा हो रहा है, उस कार्बन को आप बोल देते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। इसको आप कायरल कार्बन भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि कायरल कार्बन जो होगा वो सिमेट्री नहीं शो कर रहा होगा। क्यों सिमेट्री क्यों नहीं शो कर रहा होगा? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर चारों चीज़ें अलग अलग लगी हुई है, तो वो सिमेट्री नहीं शो कर रहा होगा। तो कभी भी जब भी कोई कंपाउंड कायरल है तो वहाँ पे आपको नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं नज़र आएगी इन केस ऑफ कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, दूसरा एक और पॉइंट ज़रूरी है, कभी भी कंपाउंड अगर कायरल है तो आपको लगता है वो कायरल है, तो एक और पॉइंट ज़रूर चेक कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा वो सच में कायरल है या नहीं। पहली चीज़ तो कायरल सेंटर होना ज़रूरी है। दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कायरल सेंटर की। तो यहाँ पे पहली चीज़ कायरल सेंटर की इंपॉर्टेंट होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया कोई ऐसा प्लेन, कोई ऐसा तरीका जिससे आप उस पूरे कंपाउंड को 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ सके। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे मैंने बना रखा है 2 कार्बन्स, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर भी A, B और C अटैच्ड है और इस कार्बन के ऊपर भी A, B और C अटैच्ड है।
दैट मीन्स अगर हम इसको जो दो कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, अगर वहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करें तो ये प्लेन इन दोनों कार्बन्स को दो अलग अलग बराबर हिस्सों में तोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी तो आप उस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड नहीं कह सकते, चाहे आपका वहाँ पे कायरल सेंटर मौजूद हो तब पर भी आप उसको कायरल कार्बन नहीं कह सकते। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें तो कायरल सेंटर मौजूद है, ये कार्बन भी आपको लग रहा होगा कायरल सेंटर है, ये कार्बन भी आपको लग रहा होगा कायरल सेंटर है, बट ऐसा है, ये कायरल सेंटर है ज़रूर, बट क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है इसीलिए हम इसको कायरल नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पूरी अपनी बात एक दो बातों में या दो पॉइंट्स में समराइज करना चाहूँ तो आप किसी मॉलिक्यूल को तभी कायरल कह सकते हैं जब वहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों चीज़ें अगर मौजूद नहीं होंगी तभी आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड कायरल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं व्हाट डज सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम एग्जांपल ले सकते हैं आपके ग्लाइसिन का। ठीक, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में ग्लाइसिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे उसका कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर सारे जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी वैलेंसीज हैं, अगर उसके ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ द कायरल सेंटर। बट क्या अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग एटम्स पाए जाते हैं ग्लाइसिन के अंदर, चलिए देखते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो COO- है, दूसरी NH3+ है, तीसरी H है और चौथी भी H है। अब आपको पता है, आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि दोनों H सेम हैं, यानी कि दो अलग अलग वैलेंसीज के ऊपर सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कारण से हम इसको कायरल सेंटर नहीं कह सकते, या इस कारण से हम इसको कायरल अमाइनो एसिड नहीं कह सकते। तो इसी वजह से ग्लाइसिन क्या हो जाता है, ए कायरल। हमने कायरल की डेफिनेशन में पढ़ा था नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे नो सेंटर ऑफ सिमेट्री का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे C अल्फा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे चारों एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, इसीलिए मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज ए कायरल। ये वजह है ग्लाइसिन जो है वो ए कायरल है। तो इनमें से, इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप कंपाउंड को ए कायरल कह देते हैं, जैसे आपने ग्लाइसिन के केस में कहा। अब अगर हम जानना चाहें कि क्या कोई ऐसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जो कायरल होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एलेनिन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो एलेनिन जो है ये आपका कायरल अमाइनो एसिड्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं अलग अलग वैलेंसीज के ऊपर, ये सारे के सारे अलग हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट। इसी वजह से यहाँ पे कायरल सेंटर पाया जा रहा है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कायरल सेंटर कह सकते हैं या एसिमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं, ये दोनों पाया जा रहा है। दोनों चीज़ एक ही है, बहरहाल कायरल सेंटर कह दीजिए चाहे एसिमेट्रिकल सेंटर कह दीजिए। तो ये C अल्फा क्या हो गया आपका, दिस इज योर कायरल सेंटर, या आप इसको एसिमेट्रिकल सेंटर कह सकते हो। ठीक, तो याद रखना है वो कार्बन कहलाता है कायरल सेंटर या एसिमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि उसी से चारों वैलेंसीज अटैच्ड हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि एक एग्जाम्पल देखा ग्लाइसिन का जो कि ए कायरल है, और एक एग्जाम्पल देखा एलेनिन का जो कि कायरल है। अब जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, आपको पता है आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग अमाइनो एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने देख लिया ग्लाइसिन के बारे में, एलेनिन के बारे में, दोनों का अलग अलग नेचर है, एक उसमें से कायरल है और एक ए कायरल है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी से किस तरीके से कायरलिटी जुड़ी हुई है, एक बात याद रखिएगा कि जो जो अमाइनो एसिड्स कायरलिटी शो करते हैं सिर्फ वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं।
ठीक है, अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि कायरल सेंटर अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, अभी हम दिखाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो आपके ओरिजिनल डायरेक्शन से रोटेट हो जाती है, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इस तरीके का रोटेशन देखने को मिलता है जब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी अगेन कौन शो करेगा? जिसके पास कायरलिटी होगी। तो आप अगर डेफिनेशन भी देख पा रहे होंगे तो डेफिनेशन में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियर पोलराइज्ड लाइट को अगर हम राइट यानी कि क्लॉकवाइज या लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, अब ये सवाल आता है कि अगर मान लीजिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है, अगर हम इसको राइट या लेफ्ट रोटेट करा रहे हैं तो कितना रोटेट करा रहे हैं, मतलब क्वांटिटी क्या है रोटेशन की, कितना रोटेट कर रहा है राइट या कितना रोटेट कर रहा है लेफ्ट, इसी को बोल रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन देखिए व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑप्टिकल रोटेशन को आप मेजर कर सकते हैं पोलैरीमीटर से। ठीक है, कितना रोटेशन हुआ है लेफ्ट और राइट में, ये आप पोलैरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए जो मैंने अमाइनो एसिड किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया है उसका कंसंट्रेशन मैंने 1 mg/ml रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं 1 mg/ml के केस में जो भी मुझे ऑप्टिकल रोटेशन मिल रहा है वो अलग होगा अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा करके 5 mg/ml ले लिया या 0.05 mg/ml ले लिया, तब पर भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर की बात करूं, अब याद रखिएगा कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो आपके टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस लाइट को आप यूज़ कर रहे हैं वो वेवलेंथ और जिस टेम्परेचर के ऊपर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं वो टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया तो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट के अंदर आप अपना अमाइनो एसिड मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि वाटर के अंदर अगर मिक्स कर रहे हैं तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन अलग मिल सकता है, लेकिन अगर आपने जो आपने वैल्यू यानी कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट लिया है तो भी आपकी जो वैल्यू आ रही होगी ऑप्टिकल रोटेशन की वो बदल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो लाइट पाथ लेंथ हो गया। लाइट पाथ लेंथ का मतलब क्या हो गया, अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह पे काम किया होगा तो वहाँ पे एक क्यूवेट होती है छोटी सी। अब इस क्यूवेट में से कितना पाथ है, कितनी दूरी इसको कवर करनी है यहाँ से। तो अब अगर ये दूरी ज़्यादा है तो लाइट को बहुत ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी इस मीडिया या आप कह सकते हैं इस अमाइनो एसिड को क्रॉस करने में। अगर यहीं पे ये दूरी कम है तो उसको कम दूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये दूरी ज़्यादा है तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन अलग मिलेगा और अगर ये दूरी कम है तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन अलग मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके ऊपर आपका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अब ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला देख लेते। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये आपका ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्रीज है। अल्फ़ा टी लैम्डा क्या है, ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो रोटेशन की वैल्यू है वो एक टेम्परेचर और एक वेवलेंथ के लिए स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रोटेशन बोल रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर या लैम्डा बदला तो आपकी ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, सी फॉर हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को याद रखना है, ग्राम पर ml में रखना है। और लेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट को ट्रैवल करना है फॉर स्ट्राइकिंग विद द लिक्विड या सॉल्वेंट, उसको बोल रहे हैं L को आपको डेसीमीटर में रखना है। ठीक है, और ऑब्जर्व रोटेशन को आप डिग्रीज में रख सकते हैं और
जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो तो आप में जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T और डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर में जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, और वेवलेंथ लैम्डा एक गिवन टेम्परेचर एक गिवन वेवलेंथ पे जो भी रोटेशन आ रहा है ये आपका अल्फ़ा है, ये मैंने बता दिया। अब इसको कैसे समझते हैं, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोडियम लैम्प है, ये सोडियम लैम्प है। अब सोडियम लैम्प का क्या काम है, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन की और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स यहाँ से निकलती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी सबका अलग अलग है, वेवलेंथ भी सबकी अलग अलग है। इस लाइट को आप मोनोक्रोमैटर फिल्टर से पास करते हैं। मोनोक्रोमैटर का मतलब क्या हो जाता है, मोनोक्रोमैटर का मतलब क्या हो जाता है, मोनो मतलब वन, क्रोमैटर का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ, क्रोम मतलब कलर होता है। तो एक कलर की या एक वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आप पास कर रहे हैं, ठीक। अब एक वेवलेंथ की ही लाइट यहाँ से पास करने दी जा रही है, लेकिन ये वेवलेंथ की जो लाइट पास हो रही है ना, उसका अभी भी डायरेक्शन जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। अब इसको अगर मैं पोलराइजिंग फिल्टर से पास कर दूं, पोलराइजिंग फिल्टर का क्या काम होगा, बाकी सारे के सारे डायरेक्शंस को वो काट देगा, सिर्फ एक डायरेक्शन को अलाउ करेगा। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे डायरेक्शंस को काट करके हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को अलाउ किया, ये वाला डायरेक्शन को। बाकी सारे के सारे डायरेक्शंस जो जितने यहाँ पे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आकर के डिलीट कर दिए गए, ठीक। तो सिर्फ एक डायरेक्शन अलाउड है। अब इस एक डायरेक्शन वाली लाइट को मोनोक्रोमैटर लाइट थी, एक वेवलेंथ वाली, और पोलराइज लाइट है जिसका डायरेक्शन भी एक है। पोलराइज लाइट का मतलब क्या हो गया, लीनियरली पोलराइज लाइट मतलब एक ही डायरेक्शन में जो अपना मूवमेंट शो कर रही होगी। जब आप इसको सैंपल सेल से पास करें, सैंपल सेल का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपका वो सॉल्वेंट भरा हुआ है, जो अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट के साथ जो अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन जो था वो यहाँ पे सैंपल सेल के अंदर फिल्ड है। अब जैसे ही आप ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सैंपल सेल के अंदर से पास करते हो, अब आपको ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या था, ये इस तरीके से स्ट्रेट था। आप ये पाओगे कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे लाइट लेफ़्ट या राइट कुछ डिग्रीज रोटेट कर गई होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन था, हो सकता है लाइट का अब अगला डायरेक्शन कुछ इस तरीके का हो गया हो। तो आप क्या कह सकते हैं, लाइट ने क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया तो इस तरीके के कंपाउंड को या जो अमाइनो एसिड आपने उसके अंदर डाला था उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया, डेक्स्ट्रोटाइप, डेक्स्ट्रोटाइप। स्मॉल डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रोटाइप। और अगर मैं यही चीज़ बोलूँ उल्टा करके, दैट मीन्स ये थी आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन। अब इस ओरिजिनल डायरेक्शंस को हमने क्या कर दिया, ये इस तरीके से रोटेट हो गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी या एल टाइप, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो लीवो रोटेटरी या स्मॉल एल, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो वो अमाइनो एसिड जो होगा वो स्मॉल डी टाइप होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक क्लासिफिकेशन का तरीका देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, classification of amino acids on the basis of optical rotation। ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया एक स्मॉल डी टाइप और एक स्मॉल एल टाइप। स्मॉल डी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा और स्मॉल एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्मॉल डी क्या है, स्मॉल एल क्या है, क्लियर हो गई ये बात। अब यही आप यहाँ पे जाकर के डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हो कि लाइट आखिर राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज रोटेट हुई या लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, बस यही डिटेक्ट करना होता है। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गया पूरा का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन।
जिसके ऊपर अगेन आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल टाइप। ठीक, न्यूमेरिकल टाइप। तो यहाँ पे किस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है इसको भी देख लीजिए। सबसे पहला एक ये न्यूमेरिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। द पॉजिटिव इनैंशियोमर ऑफ अ कंपाउंड ए हैज़ एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 125 डिग्री। इफ pure sample of compound A has an optical rotation of 100 degree, what is the composition of the sample? अब अगर हम लोग इसको करने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। आपको पता है कि जब भी आप पॉजिटिव इनैंशियोमर की बात कर रहे हैं, मतलब लाइट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट हो रही है, पॉजिटिव इनैंशियोमर। एल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इनैंशियोमर। ठीक है, तो पॉजिटिव इनैंशियोमर और नेगेटिव इनैंशियोमर का मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव इनैंशियोमर का जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कितना था? 125 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव वाले का नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? अगर पॉजिटिव वाले का रोटेशन +125 है तो नेगेटिव वाले का रोटेशन -125 डिग्री होगा। ये बात तो पता ही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम लोग कंपाउंड ए लेते हैं तो ये तो कंपाउंड ए के अलग अलग टाइप्स हो गए, डी टाइप या एल टाइप, वो इस तरीके का रोटेशन जो करते हैं। लेकिन कंपाउंड ए के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव टाइप भी होगा, नेगेटिव टाइप भी होगा। अब जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, कितना ऑप्टिकल रोटेशन दिया जा रहा है इसका? 100 डिग्री। इसका ऑप्टिकल रोटेशन कहा जा रहा है साहब ये 100 डिग्री है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी इसकी वैल्यू 100 डिग्री आ रही है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम लोगों ने लेट द टोटल अमाउंट, मैं अलग पेन से लिखता हूँ यहाँ पे, लेट द total amount of sample be 1। हम लोगों ने टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल कितना ले लिया? 1 ले लिया। ठीक, अब मान लीजिए पॉजिटिव वाला को मैंने x मान लिया, पॉजिटिव वाले को का अमाउंट मैंने x मान लिया, तो नेगेटिव वाले का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब जितना x है, जैसे कि मान लीजिए x का रोटेशन 125 है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? x × 125, और माइनस वाले का रोटेशन कितना है? -125, और इसका अमाउंट कितना है? 1 - x। तो 1 - x × -125, ये बराबर कितने के हो जाना चाहिए? क्योंकि टोटल जो रोटेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 125x - 125 + 125x = 100। इसको अगर इतना सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो अब 125x यहाँ पर भी है, 125x यहाँ पर भी, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया? 250x = ये 125 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो कितना हो जाएगा? 225। तो x = 225/250। तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है? अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू अराउंड आ जा रही है आपकी इसका अगर आप परसेंटेज निकाल लो तो x की वैल्यू जो हम लोगों ने पॉजिटिव माना हुआ था उसकी वैल्यू आ जा रही है अराउंड 90%। अगर आप इसको इंटू 100 कर दीजिए तो x की वैल्यू जो हम लोगों ने पॉजिटिव वाले को माना था वो 90% आ जा रही है सॉल्व करने पे। अब एक x की वैल्यू अगर 90% है तो आपको पता है कि 1 - x वाला जो नेगेटिव वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 - 90 यानी कि 10%। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे अ प्योर सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग कायरल कंपाउंड ए इज़, ए का अमाउंट दिया हुआ है 0.050 ग्राम। ठीक, ये अमाउंट है और इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर वाटर ऑफ अमाउंट 2.0 ml। कितना वाटर में डाला गया है? 2.0 ml में।
एंड द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन 0.5 डेसीमीटर सेल। तो जो पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ जो है ये 0.5 डेसीमीटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस क्रॉस कर रही है, 0.5 डेसीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने अलग अलग 3 पोलैरीमीटर रीडिंग्स ली है, ठीक है, 3 पोलैरीमीटर रीडिंग्स ली है, तो ये एक रीडिंग है, ये दूसरी रीडिंग है, ये तीसरी रीडिंग है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ा बता दीजिए, ठीक है। तो अगर हमने 3 अलग अलग रीडिंग्स ली है पोलैरीमीटर से, तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों का एवरेज ले लेना चाहिए। क्या एवरेज हो जाएगा, 0.625 प्लस 0.706 प्लस 0.682, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एवरेज ले ले तो आपका एवरेज आ रहा है 0.671। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0.671 डिग्रीज, ठीक। तो ये हमारा एवरेज आ गया। दैट मीन्स इतना जो है वो मेरी पोलैरीमीटर से जो रीडिंग आ रही है वो इतनी आ रही है। अब आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला पता है, क्या पता है जी, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल, ये जो एब्जॉर्बेंस बोल रहा हूँ ये ए इज इक्वल्स टू रोटेशन जो है वो बराबर होता है अल्फ़ा टी लैम्डा इंटू एल इंटू सी, यही तो होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको 0.671 ये रीडिंग आ गई, अल्फ़ा हमसे पूछा जा रहा है, इनटू लेंथ हमें दे दी गई है 0.5, डेसीमीटर में ही चाहिए तो डेसीमीटर में मिली हुई है, और कंसंट्रेशन हमें दे दिया गया है इनटू 0.050 अपॉन 2.0, ये ग्राम में है और ये ml में है। तो ये भी कंसंट्रेशन का भी यूनिट जो हमें चाहिए था वही है, यहाँ पे 0.5 डेसीमीटर भी यूनिट वही है जो हमें चाहिए था। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए आप क्या करिए, 0.671 इंटू 2.0 अपॉन ये हो गया 0.5 इंटू 0.050, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो जो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ के पे वो आएगा 53.68 डिग्रीज, 53.68 डिग्रीज। दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो ऑप्टिकल रोटेशन का है वो समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।